नमस्कार मित्रों, आज हम लोग गांधी जी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी की जो हम लोगों ने जर्नी तय की थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से साइमन कमीशन तक का उनका पूरा एक विस्तार हम लोगों ने देखा था। और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि 1922 के बाद से लेकर 1922 यानी असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर 1927 तक गांधी जी राजनीतिक रूप में विशेष रूप से सक्रिय नहीं रहे थे। इसके बीच में गांधी जी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे उस पर हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे कि साइमन कमीशन के बाद फिर क्या होता है कि 1928 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन होता है इसमें गांधी जी अपनी भागीदारी निभाते हैं। और यह बात अलग है कि बीच में इसके 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। तो यहां पर विशेष रूप से कोई आंदोलन का सूत्रपात नहीं होता, लेकिन 1927 में साइमन कमीशन आगमन के साथ फिर से एक बार से राजनीतिक हलचल प्रारंभ होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल इस साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। और क्यों करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा कल क्लास में हो चुकी है। आज हम लोग 1928 में कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके आगे हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम लोग जैसा जानते हैं कि 1927 में जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो इसी समय भारत सचिव बर्केनहेड के द्वारा सभी भारतीय राजनीतिक दलों को और विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह चुनौती दी जाती है कि यदि आप में योग्यता है सभी राजनीतिक दल मिलकर सर्वसम्मति के साथ अपना संविधान प्रस्तुत करें और जो भी आप संविधान देंगे उस संविधान को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। और इसी जो कलकत्ता सेशन होता है, कलकत्ता सेशन में क्या होता है कि 1928 में नेहरू समिति गठित होती है, नेहरू कमेटी, और ये विद इन 90 डेज में अपना संवैधानिक ड्राफ्ट तैयार कर देती है जिसमें कई प्रावधान लाए जाते हैं। और इस संवैधानिक ड्राफ्ट को जब ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखा जाता है तो ब्रिटिश हुकूमत उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। और इसके बाद होता यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन होता है वो 1929 में लाहौर में होता है। 1929 में लाहौर में होता है और यहीं पर इस लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पारित करती है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव लेकर आती है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव यहां पर लेकर आती है। और इस पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को लाने के बाद में, और लास्ट क्लास में चर्चा भी कर चुका हूं कि लाहौर अधिवेशन जो होता है 1929 का कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं गांधी जी। लेकिन गांधी जी अपनी जगह जेएल नेहरू को दे देते हैं और फाइनली जेएल नेहरू को लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है और इन्हीं की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसी अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी एक्सेप्ट किया जाता है। और यह प्रस्ताव इस आधार पर लाया जाता है कि कांग्रेस ने जो नेहरू समिति ने जो संवैधानिक ड्राफ्ट तैयार किया था उसको ब्रिटिश हुकूमत ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। और इसके बाद में 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इसी समय इसी अधिवेशन के दौरान ही 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर
ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है कि किस नदी के तट पर जेल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। तो रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं और यहां पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। अब उस समय का इंतजार किया जाता है कि कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाए। अब होता यह है इसके आगे कि यहां तक कि पूरी यात्रा होने के बाद में जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी 1930 को गांधी जी अपने पत्र जो इनका होता है यंग इंडिया, इसके माध्यम से 11 सूत्री मांगे 11 सूत्री मांगे रखते हैं और इन 11 सूत्री मांगे जो रखते हैं ये ब्रिटिश हुकूमत, यानी इस समय जो भारत के वायसराय होते हैं वो होते हैं इरविन, लॉर्ड इरविन, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके सामने ये 11 सूत्री मांगे रखते हैं। लेकिन इरविन के द्वारा इन मांगों का कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। अतः गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लेते हैं और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं और 11 सूत्री मांगों की अगर हम बात करें इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन 11 सूत्री मांगों में गांधी जी ने क्या क्या रखा था, जिसको ना तो भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट किया, ना ब्रिटिश पीएम के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ये जो 11 सूत्री मांगे थी इसमें कई सारी मांगे थी। जो आपकी पहली मांग थी कि रक्षा व्यय में 50% की कटौती। नंबर दूसरा, सिविल सेवा वेतन में 50% की कटौती। नंबर तीसरा, पूर्ण शराबबंदी। नंबर चौथा, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। नंबर पांचवा, रुपया स्टर्लिंग अनुपात को सही करना। नंबर छठवां, तटीय नौवहन व्यवस्था को भारतीयों को सौंप देना। ऐसे ही टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं। इसमें और भी एक दो पॉइंट्स थे। टोटल 11 पॉइंट्स की अगर हम बात करें जो 11 सूत्री उन्होंने मांग रखी थी ब्रिटिश हुकूमत के सामने, इसमें एक ये भी था कि हथियार रखने के लिए भारतीयों को लाइसेंस स्वीकार करना ताकि भारतीय लोग हथियार रख सकें। लाइसेंस देना, नमक बनाने का अधिकार देना, ऐसी ही टोटल 11 सूत्री मांगे थी। इन 11 सूत्री मांगों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मांगे थी, उन पे मैंने डिस्कस कर लिया है। यहां से संबंधित प्रश्न यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगे कब रखी गई, तो 31 जनवरी 1930 में रखी गई। किसके माध्यम से रखी गई ये भी पूछा जा चुका है, तो यंग इंडिया के माध्यम से उन्होंने रखी थी। उसमें वायसराय कौन था, तो उसमें वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लेकिन ये जो 11 सूत्री मांगे थी जो गांधी जी के द्वारा रखी गई थी, इनका कोई भी प्रत्युत्तर उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा नहीं दिया जाता है। और जब उत्तर नहीं दिया जाता है तो गांधी जी इसी मुद्दे पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात और होती है कि इससे पहले 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था,
इसी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ है 1947 के बाद, तो 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, गणतंत्र घोषित किया गया। खैर, हम लोग आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, हम लोग चर्चा करते हैं। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तट की यात्रा करते हैं। ये जो दांडी तट था, ये एक बार पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि दांडी तट, दांडी जो स्थान था जहां पर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था, ये किस जिले में है? तो ये नवसारी जिला है, गुजरात का नवसारी जिला। यहां से यहां पर वो पहुंचते हैं साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को वो निकलते हैं, और इनके साथ में टोटल 78 अनुयायी इनके साथ में यहां की यात्रा करते हैं। और 12 मार्च को निकलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी नामक तट पर पहुंचते हैं, और यहां पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। और इसी के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है 6 अप्रैल 1930 से। ये यहां पर प्रश्न उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने दांडी पहुंचकर क्या किया था? नमक बनाया था, नमक उठाया था? तो ये इसका सीधा सा उत्तर है कि गांधी जी एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो साबरमती आश्रम से दांडी तट की जो यात्रा थी, इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि ये इसकी डिस्टेंस कितनी थी? तो इसकी जो डिस्टेंस थी वो 241 मील थी। और गांधी जी 12 मार्च को यहां से चले थे, कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से 12 मार्च को, और 5 मार्च 1930 को वो दांडी पहुंच गए थे, और 6 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लेकिन गांधी जी ने जो ये यात्रा की थी साबरमती से दांडी तट की, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने कुछ अन्य व्यक्तित्व थे उनके साथ की है, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा टापू से पुनः वापस आकर पेरिस मार्च से की है। पेरिस मार्च। और दूसरा इन्होंने, नेपोलियन जैसा हम जानते हैं फ्रांस का तानाशाह था, उसी तरह इसकी तुलना उन्होंने मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। जो दूसरे स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उनमें एक बार पूछा, राजस्थान में एक बार मेंस में ये पूछा गया है कि किसने गांधी जी की दांडी इस यात्रा की तुलना किससे की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, और इसलिए की थी कि नेपोलियन बोनापार्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि एल्वा टापू में निर्वासित कर दिया गया था, जब इसको यूरोपीय राजाओं ने पराजित किया था, एल्वा टापू को निर्वासित कर दिया गया था, तो वहां से नेपोलियन बोनापार्ट पुनः वापस आ जाता है सत्ता प्राप्ति की चाह लेकर, और वो पेरिस मार्च करता है। तो इससे एक बार जितने यूरोपीय शासक होते हैं वो पूरा एक भयाक्रांत हो जाते हैं, भय उनके अंदर व्याप्त हो जाता है। यही चीज हुई थी मुसोलिनी जो कि इटली का एक लीडर था, जब ये रोम यात्रा करता है तो रोम का जो शासक होता है विक्टर एमेनुएल II, वो दबाव में आ जाता है, और
मतलब कुल मिलाकर ये ऐसी यात्राएं थी जो वहां की तात्कालिक राजनीतिक परिदृश्य या प्रशासन को जिसने दबाव में ला दिया था। वही लगभग लगभग सेम यात्रा गांधी जी की थी कि साबरमती से दांडी तक की उन्होंने यात्रा की थी और ब्रिटिश हुकूमत एकदम दबाव में आ गई थी। उसे लग रहा था कि अब कोई ना कोई एक पैन इंडिया मूवमेंट प्रारंभ होने जा रहा है। और तो इस तुलना ये एक बार पूछी गई तो मैंने उस पर डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हो जाता है। 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। गांधी जी एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का फैलाव पूरे देश में हो जाता है, प्रत्येक देश में होता है। प्रत्येक देश से मतलब प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का फैलाव हो जाता है। इसका फैलाव अगर हम देखते हैं तो गांधी जी के बाद में सी राजगोपालाचारी जो थे, सी राजगोपालाचारी, ये त्रिचनापल्ली से वेदारमैया तक की यात्रा करते हैं। एटलीस्ट इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन तब तक सत्याग्रहियों के बहुत सारे जत्थे तैयार हो चुके थे और यह आंदोलन आगे बढ़ता रहता है। ये दक्षिण भारत में की घटना थी जहां सी राजगोपालाचारी को अरेस्ट किया जाता है। इसी तरह इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का फैलाव लगभग लगभग पूरे देश में हो जाता है। अगर हम नागालैंड की बात करें, नागालैंड में रानी गैडी नल्लू के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, एटलीस्ट 1932 में रानी गैडी नल्लू को अरेस्ट कर लिया जाता है और 1947 में जब देश आजाद होता है तब इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती। इनके आगे जो रानी शब्द लिखा हुआ है ये इनको जेल नेहरू ने दिया था और इनके विषय में एक स्टेटमेंट दिया था कि एक दिन आएगा जब संपूर्ण भारतवर्ष रानी गैडी को आदर के साथ स्मरण करेगा। नागालैंड में रानी गैडी इसका संचालन करती हैं। उसी तरह अगर हम उत्तर पश्चिम भारत में देखें, यहां पर एक महान व्यक्तित्व थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां, इनके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। अब्दुल गफ्फार खां गांधीवादी तरीकों को अपनाते हुए लाल कुर्ती दल का गठन करते हैं। अब्दुल गफ्फार खां को कई उपाधियां भी दी जाती हैं जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसमें अब्दुल गफ्फार खां को जैसे उपाधियों की अगर हम बात करें तो फक्र अफगान, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान जैसी उपाधियां भी इनको दी जाती हैं। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, लाल कुर्ती दल का गठन किया था, रेड शर्ट्स मूवमेंट, और इनके लिए कई उपाधियां, ये उपाधियां इनकी कई बार पूछी गई कि फक्र अफगान किसे कहा जाता है या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है या सीमांत गांधी भी इनकी एक उपाधि है कि सीमांत गांधी की उपाधि भी इनको दी गई थी। सीमांत गांधी की उपाधि भी इनको दी गई थी। तो इस तरीके से उपाधियां दी जाती थी। उत्तर पश्चिम भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि अन्य जगहों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कैसे गति पकड़ी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक बंबई की घटना है जिसके बारे में हम सारे लोग जानते हैं, जिसे हम धरसना तट के नाम से जानते हैं। धरसना की घटना थी, ठीक है ना। यहां पर एक नमक फैक्ट्री थी,
जिस पर धरना प्रदर्शन किया जाना था। और गांधी जी ने इस बात की चर्चा भी की थी कि अब हम धरसना में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और नमक फैक्ट्री पर जाकर धावा बोलेंगे। लेकिन गांधी जी जब ये बात कहते हैं उसके बाद ही उनको 2 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया जाता है। अतः इनकी गांधी जी की कमी को दूसरे लोगों द्वारा पूरा किया जाता है। ये 31 मई को सरोजनी नायडू धरसना की ओर आगे बढ़ते हैं। धरसना जहां की मैंने बताया कि एक नमक फैक्ट्री थी, इस ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर सरोजनी नायडू के साथ लगभग 2000 सत्याग्रही होते हैं। इसमें जो अन्य सरोजनी नायडू के साथ जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें एक थे इमाम साहब। ये पूछा जा चुका है कि सरोजनी नायडू के साथ में और कौन कौन था। इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल, ये लोग सरोजनी नायडू के साथ धरसना पर धावा बोलने की तैयारी करते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं। जो ये इमाम साहब थे ये दक्षिण अफ्रीका के दौर में गांधी जी के मित्र हुआ करते थे और मणिलाल गांधी जी के पुत्र थे। सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल, ये तीनों लोग जाकर धरसना की ओर बढ़ते हैं, परंतु इन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और लाठीचार्ज में इतना भीषण ये लाठीचार्ज था कि कई लोग घायल होते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है इस लाठीचार्ज से। और यहां पर एक अमेरिकी पत्रकार होता है जिसका नाम होता है वेब मिलर। वेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार ने इसका विवरण दिया है। नेम था वेब मिलर। ये अमेरिकी पत्रकार होता है यूएसए का। इसने स्वयं कहा है कि मैंने इतनी भयानक त्रासदी अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखी। तो ये बंबई की घटना थी। धरसना में एक नमक फैक्ट्री थी, वहां पर धरना प्रदर्शन सत्याग्रहियों द्वारा किया जाना था। नागालैंड में बता चुका हूं कि रानी गैडिनल्यू के द्वारा इस अभियान को आगे बढ़ाया गया था। 1932 में उन्हें अरेस्ट किया जाता है और 1947 में उन्हें आजादी मिलती है। उत्तर पश्चिम भारत की मैं बात कर चुका हूं कि वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था। अब बात आती है कि दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से लेकर वेदारमयण तक की यात्रा की। ये सारी घटनाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही संचालित हो रही थी इसमें। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था ये पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर प्रारंभ हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी और उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत थी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और क्या क्या हुआ था। तो इसमें एक घटना हुई थी आंध्र प्रदेश, आंध्र कर्नाटक मध्य प्रांत, यहां पर वन कानूनों का उल्लंघन हुआ था। ये कई बार पूछा गया था, यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका कि वन कानूनों का उल्लंघन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन 3 जगहों पर हुआ था। तो ये आंध्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में हुआ था वन कानूनों का उल्लंघन। इसके अतिरिक्त रैयतवाड़ी जो क्षेत्र थे, रैयतवाड़ी क्षेत्र, यहां पर कर रोको आंदोलन तथा जो जमींदारी क्षेत्र थे यहां पर चौकीदारी रोको आंदोलन चलाया गया। ये सब सविनय अवज्ञा, ये सारी गतिविधियां सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संचालित हो रही थी। एनसीएम की तरह ही, यानी नॉन कॉपरेट मूवमेंट, जिसे हिंदी में असहयोग आंदोलन कहा जाता है, उसी की तरह ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भी एक अखिल भारतीय आंदोलन था, पैन इंडियन मूवमेंट जिसको बोला जाता है। और इसमें लगभग संपूर्ण भारत में जो जो गतिविधियां उस दौरान हुई थी वहां से संबंधित प्रश्न कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, कमीशन के द्वारा पूछे गए हैं, कभी वनडे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। उन सारी चीजों पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, दांडी की यात्रा कैसे हुई, कितने किलोमीटर थी, किन किन व्यक्तित्वों का
इसमें क्या क्या स्टेटमेंट आया उस पर चर्चा की मैंने। उत्तर पश्चिम में किसने नेतृत्व किया, नागालैंड में किसने किया, दक्षिण भारत में किसने किया, मुंबई में किसने किया, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद रैयतवाड़ी क्षेत्रों में ये चला, जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी रोको आंदोलन चलाया गया। इसी तरह एक मुद्दा और था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी किया जाता था। तो ये भी प्रश्न आ चुका है कि विदेशी वस्त्रों का जो सर्वाधिक बहिष्कार हुआ था, बहिष्कार वो हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। बंगाल, बिहार व उड़ीसा में। और इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें पूंजीपति वर्ग द्वारा भी हिस्सा लिया गया था। जो व्यवसायिक वर्ग था वो कांग्रेस के साथ था इस समय, और कांग्रेस की नीतियों और देश की आजादी के लिए कहीं ना कहीं गांधी जी के नेतृत्व में वो भी प्रतिबद्ध हो चुका था। जैसे एक व्यक्तित्व थे, पूंजीपति थे, जिनका नाम था जमनालाल, जमनालाल बजाज। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय थे और ये 1930 में जेल भी गए थे इसके लिए। कुल मिलाकर ये जो आंदोलन था अपनी पराकाष्ठा पर चल रहा था। इसी समय बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में यूनियन बोर्ड आंदोलन प्रारंभ हो गया था। यूनियन बोर्ड आंदोलन। जनजातियों की अगर हम बात करें तो इस समय हजारीबाग में जनजातीय आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जिसका नेतृत्व बोगा माझी और सोमरा माझी जैसे जनजातीय नेता कर रहे थे। तो मैंने ये बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये पूरी तरह अपनी पराकाष्ठा पर चल रहा था। जब ये आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर चल रहा था तो इसी समय ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता है, जिसका कांग्रेस और व्यवसायिक वर्ग पूरी तरह विरोध कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। और 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है वो बिना कांग्रेस के संपादित होता है। अब बिकॉज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी उस दौर में। भारत के 6 लाख गांव गांधीवादी राजनीति या कांग्रेस की राजनीति से जुड़ चुके थे। अब भारत के भविष्य के निर्धारण के लिए अगर कोई गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया जा रहा है और उसमें भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल ही भागीदारी नहीं निभा रहा है, तो ऐसे गोलमेज सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित नहीं था। कुल मिलाकर कह सकते हो कि राम के बिना रामलीला जैसे कार्यक्रम को संपादित करना था। ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश हुकूमत होती है वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित होती है और कांग्रेस से समझौते के लिए आगे बढ़ती है। अब यहां तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर मैंने पूरी चर्चा कर ली कि कहां कहां क्या क्या हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसमें लगभग सभी बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। अब इसके बाद में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भागीदारी नहीं निभाएगी 1930 में, तो 1931 में दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हो इसमें कांग्रेस भागीदारी निभाए, इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत कांग्रेस के साथ समझौता करती है। और इस समझौता 2 व्यक्तियों के पास साथ होता है। एक जो पहले व्यक्ति थे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, और कांग्रेस की तरफ थे गांधी जी। इन 2 व्यक्तियों का 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वो हम अगले क्लास में उस पर चर्चा करवाएंगे, क्या क्या चर्चा हुई, क्या क्या उस निष्कर्ष का बिंदु निकले, फिर गांधी जी कैसे दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैसे लंदन जाते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सारे बिंदुओं पर डिस्कस हो गया है। कल आगे हम लोग बढ़ेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी करवाएंगे और आगे की चर्चा इसके बाद बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।